कोई भी मुसलमान प्रतिबंधित पशु को कुर्बान करता ही नहीं है। ये कहने की भी क्या जरूरत है? आपराधिक मुकदमा। तो जो कोई अपराध करेगा उस पर आपराधिक मुकदमा तो होगा ही ना। हर कोई कपिल मिश्रा जी थोड़ी हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और इतने सालों तक स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से अपने खिलाफ मुकदमा ही ना होने दें, अदालतों में झूठे एफिडेविट फाइल करा लें उनसे। गोली मारो वाली बात मत कीजिए, क्योंकि अदालत ने क्या किया सब लोग जानते हैं। मैं गोली मारो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ यूएपीए का मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहा हूँ। उसमें स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने ये झूठा एफिडेविट दे रखा है कि हमने इनको आतंकवाद वाली एफआईआर में इन्वेस्टिगेट कर लिया जिसमें उमर खालिद बंद है और इसमें ये निर्दोष पाए गए। उसके खिलाफ हम अपील में गए हुए हैं, यूएपीए का आतंकवाद का मुकदमा लगना है। थोड़े ये लकी हैं, कुछ टाइम के लिए जेल इन्हें भी जाना है और लंबे समय के लिए डालना है। तस्लीम जो एक उमर खालिद वाले केस में ही बंद थे, उनकी बेल हमने कल करा लिया, आज वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनकी बेल नहीं होगी क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि देखिए किसी की जान लेना ठीक नहीं है, ये जुर्म है, अपराध है, पाप है। ये बात तो सही है, लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो जान वो हमेशा से लेते आए हैं और आज भी ले रहे हैं, वो अपराध नहीं है। इंसान की जान की कीमत उनकी नज़रों में कम है। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहे हैं सालों साल से, मतलब एक बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको पेड़ों से पीट के पीटा जा रहा है, बांध के पीटा जा रहा है, वो क्या है? पुण्य। वो पुण्य है और ये पाप है। ठीक है, यही पाप जो है अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग बीफ एक्सपोर्ट करके करते हैं तो वो पाप और पुण्य। पैसा कहाँ से आएगा सर? पाप करके नहीं, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने ये सवाल उठाया था, लेकिन सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा? 200-250 करोड़ पे जो चंदा आता है हर साल, वो कहाँ से आएगा? पैसा लेने के लिए माँ को बेच देगा कोई, तो ये तो बहुत बुरी बात है। पैसे की खातिर या किसी भी खातिर किसी बाहर के देश को फायदा में भी कई होती है। वो कोई सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि वो कोई जर्सी गाय होती है, उसे शायद लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? ये सब ऐसे अपने आप को, जैसे देखिए प्रशांत किशोर जी हैं, वो इंटेलेक्चुअल बन गए किस चीज़ के? इलेक्शन के बारे में उन्हें ज़ीरो पता है। ये जय शाह साहब हैं, क्रिकेट के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए, उनको क्रिकेट के बारे में पता है ज़ीरो। आरएसएस के लोग ऐसे ही लोगों को, और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो दुनिया के किसी भी टॉपिक पे 2 मिनट बोल सकते हैं क्या? तो ये आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा होता है। क्यों नहीं बोल सकते सर? वहाँ इटली पहुंच जाते हैं मेलोडी लेकर के, और क्या चाहिए? 2 मिनट बोले, चॉकलेट देने भी कैसी है उसके लिए भी बोले कुछ, बता रहा हूँ ना। और इस बात के लिए देखो, मैं आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता हूँ कि मोदी जी को ये इंस्ट्रक्शंस हैं, या वो खुद इतने समझदार हैं, वो बोलते नहीं है बिल्कुल भी बाहर। टेलीप्रिंटर हो तो वो पढ़ के बोलते हैं। अगर वो बोलेंगे तो भारत की रही सही नाक भी कट जाएगी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी को कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है या गुजराती में बोलना है। मोदी जी को हिंदी भी नहीं आती, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्यूटिन साहब तो रशियन में बोलते हैं, हालांकि उन्हें बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज आती है। जी जिनपिंग चाइनीज़ में बोलते हैं, जो ये जर्मनी के लोग हैं जर्मन में बोलते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रेंच में बोलते हैं। ये सब अपनी अपनी, जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारी, वो जापानीज़ में बोलती हैं। मोदी जी को गुजराती में बोलना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो गुजराती में भी बोलेंगे तो देश की नाक जो है ना जड़ से कट जाएगी, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो इसलिए मोदी जी के लिए सबसे अच्छा यही है, बिल्कुल नहीं बोलें। अपने जो उनके मेकअप मैन वगैरह हैं, मेकअप टीम है, मेकअप कराएं, बढ़िया कपड़े पहने, थोड़ा सा कलर सेंस अगर बेटर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़िया बनवाएं, बाल वाल अपने करें और बढ़िया फेस लेके जाएं, कैमरामैन उनके सारे सेट रहें, फोटो एक खिंचवाएं और चुपचाप चले आएँ। बोलेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भारत का। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मोदी जी का असली घर जो है गुजरात में है, दूसरा घर जो है यूएई में है, भारत जो है मदरलैंड है और इजराइल जो है फादरलैंड है। दुनिया, भारत का जो गंदे से गंदा भी भारतीय होगा ना, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना भी, वो भारत को छोड़कर किसी को मदरलैंड या फादरलैंड नहीं बोलेगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, या मेरे पर एप्स्टीन फाइल का दबाव था, एप्स्टीन वाली ब्लैकमेलिंग मेरे साथ भी हो रही थी तो मुझे मजबूरी में कहना पड़ा। कोई सफाई तक नहीं दी, यानी कि वो खड़े हैं आज भी अपनी उस बात पे, इजराइल फादरलैंड। ये है
तो इसीलिए तो भारत के लोग नफरत, मतलब दिल की गहराइयों से नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी कि भारत के अलावा किसी को फादरलैंड बोल रहे हो तुम, शर्म नहीं आती? ये है भारत के एक एक नागरिक का प्रतिक्रिया मोदी जी के प्रति। तो आगे क्या देखते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। फिर आप वही अभी अखिलेश जी की बात कर रहे हो, राहुल जी की बात बड़े दिग्गज नेता हैं, तो मोदी जी तो सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं। फिर तो ये तो वही बात हो गई ना, मोदी जी से नफरत करते हैं लोग, बीजेपी आरएसएस से नफरत करते हैं और इनसे नाराज हैं। यही फर्क है। जनता निराश है, नाराज है सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से, क्योंकि वो काम कर ही नहीं पा रहे जिसके लिए जनता ने उन्हें नियुक्त किया है अपना नौकर। मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी को हटाने के लिए नियुक्त किया है, वो तो ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये बातें कहने की बात है, अपना मजाक उड़वाने की बात है। 1 साल में क्या ये हाथ पे हाथ रख के बैठ के सोते रहेंगे और मोदी जी इस्तीफा दे के चले जाएंगे? जो फादरलैंड से एडवाइस लेके काम कर रहे हो उनको क्या उम्मीद करते हैं? कोई उनको शर्म आ जाएगी या क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देश की जनता जो है बीजेपी आरएसएस से नफरत करती है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी फिनोमिना हुआ है ना, ये देश के लोगों की नफरत दिखाता है, कितनी नफरत आरएसएस और बीजेपी से करते हैं। ये तो एक उन्हें कोई सुराग मिल गया, उसको पूरे देश की जनता नफरत तो करती है, उनका गुस्सा फूट गया उस पर। तो ये है सच्चाई। और इतने गुस्से, इतनी नाराजगी को हम चाहते हैं, हम जैसे लोग तो यही चाहते हैं, ऐसा ना हो कि नेपाल जैसी स्थिति देश में पैदा हो, श्रीलंका जैसी हो, बांग्लादेश जैसी हो। हम लोगों की पूरी ताकत लगा के कोशिश ये है कि हम असली मुद्दा, क्योंकि वो आंदोलन करके भी कुछ नहीं होना ना, असली आंदोलन होना है, ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव हो। बाबा साहब का वो अधिकार कि एक वोट के माध्यम से हर नागरिक को ये ताकत रहनी चाहिए कि किसी भी सरकार का कान पकड़ के हटा दे और किसी दूसरे को बिठा दे। यही हर सरकार के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो इलेक्शन लड़ता है उसमें डर होता है कि जनता मेरा कान पकड़ेगी और उतार देगी मुझे। वो डर ईवीएम के माध्यम से चला गया है। तो आंदोलन देश में एक ही होना चाहिए, सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे सटीक आंदोलन, ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। उसके बाद सरकार के अंदर डर पैदा होगा जनता का, जो बाबा साहब का दिया हुआ डर है वोट वाला, और फिर जो गड़बड़ सरकार करेगी, आरएसएस और बीजेपी ने जो गड़बड़े की हैं उनकी सजा दिलाएंगे, उनको जेल भेजेंगे, पैसा सारा वापस लाके देश को खुशहाल बनाएंगे। इसके अलावा मोदी जी को आप किसी प्रकार की गाली दे लो, कोई आंदोलन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आंदोलन से आप क्या करोगे? जनता तो नाराज नहीं है, बीजेपी आरएसएस से नफरत करती है, चिढ़ते हैं लोग, तो उनको क्या और सिखाना है? और राहुल गांधी जी के पास इलेक्शन जीतने का कोई फॉर्मूला है तो मुझे बता दें, वो पेपर बैलेट के बाहर जाके ईवीएम से कौन सा चुनाव वो जीत सकते हैं? मुझे तो पता नहीं है। जो बीजेपी इजाजत देगी ना वही चुनाव जीतेंगे, और कोई चुनाव जीत ही नहीं सकते, ये बात लिख लीजिए। कपिल मिश्रा का बयान आता है, कहते हैं कि बकरा ईद पर कोई भी व्यक्ति गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवर कुर्बानी करता है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए बात है। कोई भी मुसलमान कोई भी प्रतिबंधित पशु को कुर्बान करता ही नहीं है। ये कहने की भी क्या जरूरत? आपराधिक मुकदमा तो जो कोई अपराध करेगा उस पर आपराधिक मुकदमा तो होगा ही ना। हर कोई कपिल मिश्रा जी थोड़ी हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और इतने सालों तक स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से अपने खिलाफ मुकदमा ही ना होने दें, अदालतों में झूठे एफिडेविट फाइल करा लें उनसे। गोली मारो वाली बात मत कीजिए, क्योंकि अदालत ने क्या किया सब लोग जानते हैं। मैं गोली मारो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ यूएपीए का मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहा हूँ। उसमें स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने ये झूठा एफिडेविट दे रखा है कि हमने इनको आतंकवाद वाली एफआईआर में इन्वेस्टिगेट कर लिया जिसमें उमर खालिद बंद है और इसमें ये निर्दोष पाए गए। उसके खिलाफ हम अपील में गए हुए हैं। यूएपीए का आतंकवाद का मुकदमा लगना है कपिल मिश्रा जी के पास। हर कोई इतना लकी थोड़ी है कि वो पुलिस का समर्थन इतना प्राप्त हो जाएगा कि वो अदालतों से बचा रहेगा। अभी थोड़े ये लकी हैं, कुछ टाइम के लिए जेल इन्हें भी जाना है और लंबे समय के लिए डालना है। तस्लीम जो एक उमर खालिद वाले केस में ही बंद थे, उनकी बेल हमने कल करा लिया, आज वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनकी बेल नहीं होगी क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्हें कब तक बचाएंगी? भारत का संविधान इन्हें पकड़ेगा और ये लंबे समय तक जेल जाएंगे।